हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज हम लोग आपके एनसीईआरटी बुक के बायो के 5वें लेसन में है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसके बारे में आप लोग पूर्व ज्ञान ले चुके हैं हाई स्कूल में, थोड़ा विस्तृत ज्ञान आपको लेना है। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें हमको पढ़ना है माता पिता के लक्षण, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुंचती हैं और यही कारण है कि जातियां नष्ट नहीं होती हैं, क्योंकि एक शब्द आता है लाइक बिगेट्स लाइक, एक जीव अपने समान ही संतान उत्पन्न करता है। इसलिए जो जनन द्रव्य का निरंतरता का सिद्धांत है, जनन द्रव्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इस तरह से पहुंचती रहती है, माने आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचते रहते हैं। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शब्द आता है आपका जेनेटिक्स या हेरिडिटी, आनुवंशिकी। ये है क्या? यह विज्ञान की वह शाखा है, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम वंशागति, इनहेरिटेंस और विविधता यानी वेरिएशन का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं। अर्थात आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वंशागति या आनुवंशिकता और विविधता का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं। अब शब्द आया वंशागति या आनुवंशिकता क्या है? इनहेरिटेंस का परिभाषा याद करिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेरेंट्स के लक्षण, जो ट्रेट्स हैं, आनुवंशिक विशेषक हैं, वो पेरेंट्स से संतानों में पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और वेरिएशन, विभिन्नताएं, विभिन्नताएं वह हैं जो माता पिता के लक्षण और संतानों के लक्षण में अंतर उत्पन्न करता है। समानता रहते हुए भी कहीं न कहीं कुछ विषमताएं या विभिन्नताएं होती हैं, जिसको हम विविधता या वेरिएशन कहते हैं, जो आगे हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। जेनेटिक्स या आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेटसन ने 1905 में किया। 1905 में बेटसन ने सर्वप्रथम जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग किया था। तो इतनी बातें आपको मालूम हो गई। तीन बातें, जेनेटिक्स या हेरिडिटी क्या है, एक साइंस है जिसमें हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं। इनहेरिटेंस क्या है? वह कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से हमको प्राप्त होते हैं। वेरिएशन क्या है? पेरेंट्स और जो प्रोजेनी है उनके कैरेक्टर्स में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, उसी को कहते हैं हम वेरिएशन। अब हम आगे चलते हैं। जेनेटिक्स के बारे में हम इतना जानते हैं कि ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जनक या फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग गार्डन पी, मटर के पौधे पर किए। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रूनो में 1822 में पैदा हुए। उन्होंने एक चर्च में रहकर मटर के पौधे पर 6 वर्षों तक अपना लंबा कार्य किया, प्रयोग किया। उन्होंने 1856 से 1863, 1856 टू 1863, कुल मिलाकर के 7 वर्ष तक लगातार प्रयोग किया मटर के पौधे पर। और मटर के पौधे पर प्रयोग करके उन्होंने एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस के 2 एक्सपेरिमेंट किए। अब हम आते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट पर। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे को क्यों चुना, इस पर हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। पहली बात, मटर के पौधे को चुनने का अर्थ यही हुआ कि ऐसा पौधा होना चाहिए इस प्रयोग के लिए जिनका कार्यकाल कम समय में पूरा हो, जिनका जीवन काल कम हो, अर्थात 1 वर्षीय पौधा हो। तो मटर में यह प्रॉपर्टी है, गुण है कि 1 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है और मटर को हर वातावरण में उगाया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मटर में कुल 7 प्रकार के विरोधी लक्षण, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो मटर के पौधे में वो कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, इसके बारे में जानिए। नंबर 1, लेंथ। पौधा लंबा और पौधा
ड्वार्फ। ये पहला कैरेक्टर से इनको मिला कि कुछ पौधे मटर के लंबे थे और कुछ बौने छोटे थे। दूसरा, पोजीशन ऑफ फ्लावर। फ्लावर पोजीशन, या तो टर्मिनल होती है फ्लावर सेल्स पर, और या एक्सियल होते हैं, अक्ष पर होते हैं। ये फ्लावर के दो कंडीशन हो गए, या तो बिल्कुल शीर्ष पर मिलेंगे या तो उसके शाखाओं पर, बीच में अक्ष पर मिलेंगे, तनों पर। दूसरा है कलर, कलर ऑफ फ्लावर, रेड या पर्पल कलर। और दूसरा है इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाइट। तो पुष्प का रंग पर्पल या वाइट, ये मुख्य कैरेक्टर्स हैं जो उसके एक दूसरे के विरोधी कैरेक्टर्स हैं। फिर है चौथा कैरेक्टर्स, फली का रूप, पॉड शेप। फली का रूप क्या, या तो वो चिकना इन्फ्लेटेड चपटा, इन्फ्लेटेड, या सिकुड़ा हुआ कॉन्स्ट्रिक्टेड, या तो वो फैला हुआ था चपटा, या तो सिकुड़ा हुआ संकुचित था। तो ये चार कैरेक्टर हुए। इसके बाद चार कैरेक्टर में जो फली के रंग हैं इस पर भी हम ध्यान देंगे। कलर ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड, फली का रंग। देखिए फली के रंग में भी जैसे बीज के रंग होते हैं, कुछ पीले होते हैं, येलो, और कुछ ग्रीन होते हैं, वैसे उसका फली का रंग भी जो होते हैं वो कैसा होता है, या तो ये येलो होगा या ग्रीन होगा। ये कैरेक्टर्स हुआ। 6 नंबर पर आता है सीड, बीज का आकार, शेप ऑफ सीड, राउंड या रिंकल्ड, सिकुड़ा हुआ संकुचित, गोल या संकुचित सिकुड़ा हुआ। और 7वां कैरेक्टर्स है कलर ऑफ सीड, बीज का रंग कैसा है, येलो और ग्रीन। तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पाइसन सेटाइवम, ये मटर के पौधे जिन पर गार्डन पीपर मेंडलनेफ ने एक्सपेरिमेंट किए। 6 वर्षों के लगातार प्रयोग के बाद इन्होंने 2 प्रयोग का निष्कर्ष निकाला, एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और द्विसंकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन दुर्भाग्य से जब ये अपने पत्रिका में निकाले अपने प्रयोगों को, तो इनके उस प्रयोग पर किसी वैज्ञानिकों ने ध्यान दिया नहीं, क्योंकि उसमें डार्विन के सिद्धांत पर सभी वैज्ञानिक व्यस्त थे। लेकिन इनके मृत्यु के लगभग 16 वर्ष के बाद 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने, जो हॉलैंड के ह्यूगो डुब्रीज और जर्मनी के शेयरमैन और ऑस्ट्रिया के कॉरेंस, ये 3 वैज्ञानिकों ने इनके प्रयोग को फिर से दोहराया, और दोहराने के बाद ये साबित किया कि मेंडल का एक्सपेरिमेंट 100% सही था। उनके प्रयोग के आधार पर मेंडल के प्रयोग को एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के रूप में जाना गया। अब आते हैं हम मेंडल्स एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हाँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यह मेंडेलियंस एक्सपेरिमेंट्स। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है एक संकर क्रॉस। मटर के पौधे के एक गुण को लेकर के प्रयोग किया गया। उसमें क्या, देखिए पौधे या तो लंबे या तो बौने। तो लंबे पौधे को जो टाल थे और ड्वार्फ, इनमें क्रॉस कराया गया। इसके स्टेमेन को, पॉलन ग्रेन को बौने पौधे के फ्लावर पर पहुंचाया गया और इनमें क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने के बाद बीज जो उत्पन्न हुआ उसको उगाया गया।
उगाने पर किस कैरेक्टर्स के पौधे प्राप्त हुए, ये देखिए। इसके लिए एक जीन का प्रयोग करते हैं हम, कैपिटल टी, यह स्मॉल टी, यह P1 पेरेंट 1। पुनेट ने इसके लिए एक मेथड बनाया, पुनेट स्क्वायर मेथड के साथ, ये स्मॉल टी, कैपिटल टी। ये क्रॉस हुआ, क्रॉस के बाद क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ जो सेकेंड जनरेशन में P1 हो गया, ये पेरेंट्स 1 हो गया, ये जनरेशन हो गया। तो जनरेशन जो F1 में प्राप्त हुए ये 100% टाल तो थे, लेकिन जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से डिफर थे। ये टाल कैरेक्टर्स आया फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन जेनेटिकली जीनी रूप से ये अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग थे। तो ये ज्ञात हुआ इस प्रयोग से कि वही कैरेक्टर, वही लक्षण अगली जनरेशन में जाते हैं पेरेंट्स के जो डोमिनेंट होते हैं। इसी आधार पर एक नियम निकाला गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। पैतृकों के माने पेरेंट्स के वही लक्षण अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं जो प्रभावी होते हैं, इसलिए इसको प्रभाविकता का नियम कहा गया। ये फेनोटिपिकली फेनोटाइप से बिल्कुल समान थी, टाल ये भी था, टाल ये भी थे। जो लक्षण दिखाई नहीं देते उनको अप्रभावी या रिसेसिव कैरेक्टर कहा जाता है। ये टाल तो थे 100%, लेकिन कैसे थे, हाइब्रिड थे, हाइब्रिड या संकर कहा जाता है। ये सभी संकर थे जो जीनी रूप से भिन्न थे। ये कहा जाएगा फेनोटाइप समान, लेकिन इसका जीनोटाइप अपने पेरेंट्स से अलग था। तो F1 जनरेशन में वही लक्षण प्राप्त हुए जो प्रभावी थे। इसी में आगे एक्सपेरिमेंट हुआ। अब इनके बीच में जो हाइब्रिड प्राप्त हुए, इनका फिर से आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद कौन से किस कैरेक्टर के प्लांट प्राप्त हुए, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम इसको ऐसे समझा दें, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ जो प्राप्त होता है कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनके बीच में क्रॉस होता है। तो देखिए कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। हम ये देख रहे हैं, ये था P1, ये है F1। अब जब F1 में सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो यहाँ पर F2 प्राप्त हुआ। यहाँ तो था 100% हाइब्रिड और टाल थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं हुई। यहाँ पर अगर इसका फेनोटाइप देखा गया तो 3 लंबे मिले तो 3 का रेशियो, और 1 डॉर्फ मिला तो 3:1 का रेशियो। ये जो अनुपात प्राप्त हुआ ये था फेनोटाइप, जो बाहर से देखने में समान थे। 3 समान थे अपने पेरेंट्स के जैसे समान थे, वो लंबे थे। लेकिन जब इनका जीनी रूप से अध्ययन किया गया तो ये ज्ञात हुआ कि एक 100 ये होमोजाइगस था, बिल्कुल प्योर था अपने पेरेंट्स के, और 2 हेट्रोजाइगस और एक रेसेसिव के लिए होमोजाइगस। तो इसका जो जीनोटाइप अनुपात था, रेशियो था, वो 1:2:1। ये अनुपात है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप और फेनोटाइप में ये रेशियो प्राप्त होता है। तो इस आधार पर एक दूसरा नियम प्राप्त हुआ, पृथक्करण का नियम। माने प्रथम प्रयोग से जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट हुआ, इससे 2 नियम प्राप्त हुए, एक प्रभाविकता का नियम और दूसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम, कि जो लक्षण है किसी न किसी पीढ़ी में जाकर दूसरे पीढ़ी में जाकर जनरेशन में जाकर सेग्रीगेट हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अर्थात जो उनकी प्योरिटी है वो अपने आप सेग्रीगेट हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो इस प्रकार मेंडल का ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट था।